के साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। बिहार में चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और आज शाम तक आने वाली है वोटर लिस्ट की फाइनल सूची। जो आने वाली है वो चुनाव आयोग की तरफ से आएगी। ये वोटर सूची, इसके पहले ड्राफ्ट सूची आई थी जिसमें 65 लाख लोगों के नाम गायब कर दिए गए थे एसआईआर के जरिए जो तैयार की गई है सूची। हालांकि ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन फाइनल सूची आज चुनाव आयोग जारी कर रहा है। 30 सितंबर तक उसको तैयार करने का उसकी जो डेडलाइन थी वो आज पूरी हो रही है और आज वो सूची आ जाएगी एसआईआर को। लेकिन वोट चोरी को लेकर जिस तरीके से चुनाव आयोग गिरा हुआ है, लगातार चुनाव आयोग पर हमले हो रहे हैं, उसको देखते हुए अब इस सूची को, क्या ये फाइनल सूची होगी, मतदाता सूची, ये सब कुछ तय होगा सुप्रीम कोर्ट के फाइनल किसी फैसले के बाद। लेकिन आज ये सूची आने वाली है। हालांकि इसको लेकर भी जब 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए थे, उसके बाद जब रिवीजन के लिए लोगों ने आवेदन दिए हैं, तब भी कई सारे लूप होल्स इसमें दिखाई पड़े हैं। खैर, अब आज ये सूची आती है, तब इस पर क्या प्रतिक्रियाएं होती है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इधर एक और बड़ी खबर है, महत्वपूर्ण खबर है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई की माता जी को लेकर आरएसएस ने अपने जो उनका कार्यक्रम है शताब्दी समारोह, उसमें कार्यक्रम में उनको मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया था। उन्होंने मना कर दिया है, लेकिन इस मुद्दे को लेकर उनके परिवार के भीतर ही एक तरीके से एक विवाद की स्थिति आ गई है। उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि किस तरीके से आरएसएस की वजह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर में ये विवाद और ये कंट्रोवर्सी आ गई है, क्यों ऐसा हुआ है और कौन इस विवाद को हवा दे रहा है, इस पर भी बात करेंगे। पहले चर्चा करते हैं हम लोग इस एसआईआर की, यानी जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बिहार में हुआ है उसकी फाइनल सूची आज आने वाली है। अब अमलेंदु जी, अब ये निर्भर करता है कि चुनाव आयोग के फैसले पर सबकी निगाहें रहेंगी क्या। क्योंकि चुनाव सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि अगर उसको जरा भी एक भी लेवल की कोई गलती मिलती है, किसी भी स्तर पर कोई गलती मिलती है, तो वो इस पूरी प्रक्रिया को ही रद्द कर देगा। हाँ बिल्कुल समीर जी, चूंकि साफ साफ कह चुका है सुप्रीम कोर्ट कि इस प्रक्रिया में कोई भी गड़बड़ी मिलती है, किसी भी स्तर पर गड़बड़ी मिलती है, तो हम ये पूरी की पूरी प्रक्रिया रद्द कर देंगे। और ये कहा भी इन्होंने याचिकाकर्ताओं से जस्टिस सूर्यकांत ने सुनवाई के समय कि आप 7 और 8 अक्टूबर को आइए और कोई गड़बड़ियाँ होती हैं तो आप हमको बताइए, तो हम पूरी प्रक्रिया रद्द कर देंगे जी। तो ये एक मतलब एक तरीके से कहा जाए कि चुनाव सुप्रीम कोर्ट इशारा दे चुका है कि गड़बड़ियाँ होने पर वो बिल्कुल रद्द कर देगा। अब आज शाम को 3 बजे एसआईआर की जो अंतिम सूची है वो आने वाली है जी। और 4 अक्टूबर को चुनाव आयोग का दौरा है बिहार का। तो संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि 6 या 7 अक्टूबर को चुनाव की घोषणा की जा सकती है। लेकिन चूंकि मामला अभी इस वोटर लिस्ट को लेकर सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट में मामला फंसा हुआ है, तो इसलिए अगर उससे पहले चुनाव की घोषणा कर दी जाती है तो ये चुनाव पर सवाल उठेंगे कि भाई एक मामला जब आपकी वोटर लिस्ट को लेकर सब जुडिस है, हाँ। तो आपने चुनाव की घोषणा कर कैसे दी जी। तो चुनाव भी स्थगित किया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट पर और भी सवाल उठ सकते हैं कि ये एक अवमानना का मामला बन सकता है। तो ये अभी काफी कुछ दांव पे बचे हुए हैं, चुनाव अपने दांव पे चल रहा है, याचिकाकर्ता जो है, विपक्ष जो है वो अपने तरीके से चीज़ों को देख रहा है, जनता अपने तरीके से देख रही है। और जिस तरीके से वो एक ही विधानसभा क्षेत्र से 80,000 वोट काटने का मामला आया, कैसे आया, 1000 वोट काटने के लिए बीजेपी के ही एक नेता ने अर्जी दे दी और उसके बाद वही सेम चीज़ जो थी वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश का जो मुख्यालय है उसके लेटर हेड पर दी गई। तो ये बहुत सारी चीज़ें आई हैं, ये सब चीज़ें रखी जाएंगी। अब 7 अक्टूबर को जब सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें तब अंतिम फैसला होगा कि इस एसआईआर की सूची पर चुनाव हो सकता है कि नहीं। अभी तो मामला ये भी है समीर जी कि एसआईआर जो कराया है चुनाव आयोग ने, ये वैध है कि अवैध है। हाँ, अभी और तो अगर यही अवैध है तो फिर इसकी सूची पर चुनाव कैसे हो सकता है जी। क्योंकि अभी तो मामला तो सुप्रीम कोर्ट में यही गया हुआ है कि भाई इनको ये कराने का अधिकार ही नहीं है। तो इसको लेकर जो है ये सवाल उठ रहे हैं कि ये अभी जो है जब इस पे फैसला आएगा तब इसको देखा जाएगा कि इस पे चुनाव हो सकता है कि चुनाव नहीं हो सकता है।
जी बिल्कुल, इसको लेकर अभी तो फैसला यानी जो जो सूची आज जारी होने वाली है चुनाव आयोग की, एसआईआर के बाद जो मतदाता सूची आज 3 बजे चुनाव आयोग उसको जारी कर रहा है, फाइनल सूची, चूंकि पहले एक सूची आ चुकी है, उसके बाद जिन लोगों को उस पर संदेह था, उस पर आपत्तियां थी, उन आपत्तियों को दर्ज कराया गया और उन आपत्तियों के बाद ये फाइनल सूची आज चुनाव आयोग जारी करने वाला है। लेकिन इसी सूची को, इसी पूरी प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में तमाम याचिकाओं के जरिए चुनौती दी गई है, जिसपे सुनवाई चल रही है और अभी 7 और 8 अक्टूबर को सुनवाई फिर होगी इसी मुद्दे पर। अब ये बड़ा सवाल है कि क्या इसी मतदाता सूची के आधार पर चुनाव की, बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग कर देगा, लेकिन मुश्किल है क्योंकि अभी इस सूची को लेकर, ये सूची का मामला ही, एसआईआर का मामला ही सुप्रीम कोर्ट में अभी लंबित है। तो फिर उस सूची के आधार पर, उस मतदाता सूची के आधार पर चुनाव की घोषणा कैसे हो सकती है। खैर, अभी सूची का जो आने वाली है, मतदाता सूची, ये देखने वाली बात होगी कि जो आपत्तियां दर्ज कराई गई थी उनको किस तरीके से इसमें चुनाव आयोग ने लिया है। क्योंकि जो पहली सूची जो आई हुई थी, ड्राफ्ट सूची आई थी, उसमें कई तरह की आपत्तियां थी, 65 लाख लोगों के नाम निकाले गए थे और ये भी कहा गया था कि इसमें बहुत सारे ऐसे नाम जोड़े भी गए हैं जिन्होंने उसके लिए फॉर्म ही नहीं भरे थे मतदाता उसमें सूची में शामिल होने के लिए। कई सारी आपत्तियां थीं और चुनाव आयोग ने कहा था कि बड़ी संख्या में मतदाता सूची में, जो पहली की मतदाता सूची है उसमें और इसमें फर्क आएगा, कई सारे लोगों के नाम इसमें हट सकते हैं, गायब हो सकते हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन अब ये सूची आने के बाद किस तरह से प्रतिक्रियाएं होती हैं और किस जो आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं उनको किस तरह से यहाँ लिया गया है। हालांकि कई नियमों में अपने बदलाव करने पड़े हैं चुनाव आयोग को, लेकिन अब ये सब दिखाई पड़ता है कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के तमाम जो आदेश थे, निर्देश थे, उनको किस तरह से लिया है इस सूची को तैयार करने में। अमलेंदु जी। हाँ बिल्कुल समीर जी, कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश माने गए कि नहीं माने गए हैं और जिन लोगों ने आधार दिए थे उनका वोट जोड़ा गया है कि नहीं जोड़ा गया है। जी हाँ। ये हलफनामा तो दायर कर दिया चुनाव आयोग ने कि भाई हम जो है इसको मानते हैं और इसको हम करेंगे। वो मानना ही पड़ता है जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जी। लेकिन वो आदेश इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ ये देखना है, और अगर वो आदेश इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है तब फिर इसको लेकर अवमानना का मुकदमा भी चलेगा चुनाव आयोग के ऊपर। ये साफ तौर पर समझा सकता है समीर जी। तो अब आज जो लिस्ट आएगी और आज से लेकर 7 अक्टूबर के बीच में जो राजनीतिक दल हैं, खासतौर से विपक्षी दल जो हैं, उनको बहुत सतर्कता के साथ पूरी लिस्ट का जो अध्ययन करना होगा और अपने जो नागरिक हैं उनको भी सबको ध्यान रखना पड़ेगा कि किसके वोट कटे हैं और क्या कटे हैं, क्या उसमें कॉस्ट दिया गया है कि नहीं दिया गया है। ये सब वो लोग अपना चेक कर लें और अगर ऐसा कुछ दिखाई पड़ता है तो जो वहाँ राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हैं उनको अवगत कराया जाए कि ये है, और वो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि जो हैं वो अपने नेतृत्व को अवगत कराएं कि कहाँ कहाँ क्या क्या गड़बड़ियाँ हुई हैं, ताकि 7 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के सामने बातें रखी जा सके कि चुनाव आयोग ने क्या क्या गड़बड़ियाँ की हैं। जी बिल्कुल, क्या गड़बड़ियाँ की हैं उन बातों को रखा जा सके और इस पर अब सुनवाई चुनाव आयोग के एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है 7 और 8 अक्टूबर को। और आज आ रही है फाइनल, एसआईआर के बाद जो फाइनल मतदाता सूची तैयार की है चुनाव आयोग ने, वो 3 बजे तक वो लिस्ट आनी है। लेकिन बिहार में इस समय राजनीतिक जो सरगर्मी है वो बहुत तेज है, बावजूद इसके कि अभी तय नहीं है कि चुनाव की तारीखों की घोषणा कब होगी और कब चुनाव मतदान की तारीखें कब होंगी, इसकी घोषणा अभी चुनाव आयोग ने नहीं की है। और ये मतदाता, इसी का इंतजार था कि मतदाता सूची के बाद शायद चुनाव आयुक्तों का दौरा भी बिहार में होने वाला है। लेकिन वहाँ की राजनीति जिस तरह से गरमाई हुई है और बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के तमाम मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने के जो आरोप लग रहे हैं, उन पे वहाँ पर ये पार्टियां तो गिरी ही हैं, इन पार्टियों के भीतर भी विद्रोह की स्थिति दिखाई पड़ रही है। एनडीए के कई घटक दल तो इसमें साफ तौर पर इन मंत्रियों के खिलाफ दिखाई पड़ रहे हैं अमलेंदु जी, जिसमें चिराग पासवान है और यहाँ तक कि बीजेपी के कई नेता, हम लोग पहले भी ये चर्चा कर चुके हैं। लेकिन एक के बाद एक जो सूची आ रही है मंत्रियों की भ्रष्टाचार में लिप्त होने की, ये बहुत हैरान करने वाली। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सभी नेता वो हैं जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के बेहद करीबी। हाँ बिल्कुल, ये सभी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व तो सीधा सीधा कहा जाए मोदी जी के काफी करीबी।
मतलब ये साफ तो समझा जा सकता है कि मोदी जी के काफी करीबी हैं, और चिराग पासवान तो सीधे सीधे खुद को हाँ। मोदी जी का हनुमान बताते ही रहे जी। कि वो मोदी जी के हनुमान हैं। तो मोदी जी के हनुमान जो है वो अपनी जो पूंछ में जो है आग लगाए हुए, पता नहीं वो बीजेपी की लंका में आग लगा रहे हैं कि अपनी लंका में आग लगा रहे हैं कि नीतीश की लंका में आग लगा रहे हैं, कहाँ जी। लगा रहे हैं। लेकिन जो समझा जा रहा है वो समझा ही जा रहा है कि वो एनडीए की लंका में तो आग लगा ही रहे हैं, चाहे अपनी लंका में आग लगाए, चाहे बीजेपी की हो, चाहे नीतीश कुमार की। जी। तो ये जो राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं उसके अनुसार इसको समझा जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से हनुमान बनकर कूद रहे हैं आगे आगे चिराग पासवान, जी। तो ये काफी संदेह भी पैदा करता है उनको लेकर। चर्चाएं ये भी हैं कि चिराग पासवान तैयारी ये कर रहे हैं अब किसी नीतीश कुमार बनने की, हाँ। यानी पलटी मारने की तैयारी भी कर रहे हैं कि चुनाव में बीजेपी से कुछ सीटें झटक ली जाए और मौका मिले तो पलटी मार के दूसरी तरफ चलाया जाए। जी। और बीजेपी भी इस बात को समझ रही है, तो हनुमान जी की जो श्रद्धा भक्ति है उस पर जो वो सीना फाड़ के दिखा भी रहे हैं, तब भी बीजेपी को भरोसा नहीं हो रहा है कि हनुमान जी जो है असली है कि नकली। हाँ बिल्कुल, और सुन लेते हैं एक बार क्या कहा है। पहले आपको बता दें कि ये आरोप लगा रहे हैं जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर तमाम दस्तावेजों के साथ, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर और बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी के ऊपर उन्होंने कई आरोप लगाए हैं। अशोक चौधरी जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, उन पर आरोप लगे हैं। संजय जायसवाल हैं, दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन पर आरोप लगे हैं। और ये सभी नेता, खासतौर से जो बीजेपी के नेता हैं, ये सारे नेता गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी बताए जाते हैं। लेकिन एनडीए के घटक दलों में ये बात सीधे स्पष्ट रूप से अब आ रही है कि जिनके खिलाफ आरोप लग रहे हैं उन पर उन्हें अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए, जवाब देना चाहिए कि आखिर इन आरोपों में कितनी सच्चाई है। यानी सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि अगर नैतिकता के आधार पर उनको पद छोड़ देना चाहिए। सुन लेते हैं क्या कहा है चिराग पासवान ने। लेकिन आपको बता दें कि इस मुद्दे पर अब एनडीए के घटक दलों में ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी एक विद्रोह जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। आरके सिंह के अलावा कई और नेताओं ने ये कहा है कि जिन पर आरोप लगे हैं उन्हें अपने आरोपों पर सफाई देनी चाहिए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की तरफ से, पार्टी की ओर से भी किसी तरह से इन नेताओं को लेकर कोई बयान नहीं जारी किया गया है, कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। खैर, सुनते हैं चिराग पासवान क्या कह रहे हैं। तो नहीं जवाब देते हैं, लेकिन इनमें से जब जवाब दिया भी गया तो प्रशांत किशोर और भी ज्यादा आक्रामक हो गए, हमलावर हो गए। और इसलिए हो गए हैं क्योंकि उनके पास जिस तरह से सारे सबूत हैं, दस्तावेज हैं। एक तरीके से कहा जाए अमलेंदु जी कि राहुल गांधी इधर वोट चोरी का बम फोड़ रहे हैं, लेकिन एक दूसरा बम जो है वो प्रशांत किशोर बिहार में लगातार फोड़ते दिखाई पड़ रहे हैं। और बीजेपी और जेडीयू दोनों उस बम की जो गर्मी है उसमें झुलसते दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जो बीजेपी है वो इसमें झुलसती दिखाई पड़ रही है। आपका सभी जी इसमें दो तीन चीजें जो चल रही हैं, मतलब जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, हाँ। वो ये चल रही है कि क्या नीतीश कुमार ही खुद निपटाना चाहते हैं कुछ लोगों को, हाँ। तो प्रशांत किशोर के जरिए करवा रहे हैं, या बीजेपी ही अपने कुछ नेताओं को निपटाना चाहती है उनके जरिए करवा रही है। लगता ये है कि बीजेपी ही जो है अपने कुछ नेताओं को निपटाना चाहती है तो प्रशांत किशोर के जरिए करवा रही है, क्योंकि मूलतः प्रशांत किशोर आदमी अमित शाह के हैं और नरेंद्र मोदी के हैं, और इस बात को खुद स्वीकार कर लिया था नीतीश कुमार ने। और सार्वजनिक तौर पर उन्होंने कहा था कि अमित शाह के कहने पर हमने इसको अपना पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया था, और एक समय में नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी भी समझे जा रहे थे प्रशांत किशोर। तो ये इसलिए जो है ये साफ तौर पे है कि वो आदमी तो मोदी और शाह के ही हैं। तो मोदी और शाह सम्राट चौधरी या दिलीप जायसवाल या अशोक चौधरी इनके खिलाफ क्यों हो गए हैं, ये सोचने वाली बात है। तो सारी चर्चाएं इसी को लेकर चल रही है कि क्या अमित शाह और मोदी की तरफ से कोई षड्यंत्र जो है बिहार के जो बीजेपी नेता हैं उनके खिलाफ लड़ा जा रहा है, या नीतीश कुमार को निपटाने के लिए, चूंकि समझाया जा रहा था कि सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल जो है वो नीतीश के करीब होते चले जा रहे हैं, तो जो नीतीश के करीब होता चला जाता है उसको निपटाया जाता है। तो अब सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल को निपटाने के लिए बीजेपी का नेतृत्व तो काम कर रहा है, ठीक उसी तरीके से जैसे सुशील मोदी को निपटा दिया गया था, क्योंकि सुशील मोदी भी काफी नजदीकी थे नीतीश कुमार के। तो पहले तो उनके जरिए काम किया जाता था, नीतीश कुमार को समझाया जाता था, और जब ये काम के नहीं रहे तो फिर सुशील मोदी को निपटाया गया। तो ये भी चल रहा है। तो बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं। अब कौन सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सही है या गलत है हम नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चला करती हैं। लेकिन एक चीज साफ समझ में आ रही है कि प्रशांत किशोर ने इस तरीके से हमले बोलकर, और जब उनका कहा गया कि वो 100 करोड़ का आपको नोटिस दिया है, उनका तो ठीक है भाई तैयार रखो, फिर हम और भी 500 करोड़ का नोटिस दे दो। तो ये सब चीजें जो चल रही हैं, तो इससे समझा जा सकता है कि मामला एनडीए में भी
सब ठीक ठाक नहीं हाँ है। भाई, अब ये अमलेदु जी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चाहे जो हो और कौन किसको निपटाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन अल्टीमेटली इसमें जो नुकसान है वो सीधे तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि एनडीए का, और उसमें बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड दोनों का ही नुकसान साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल, दोनों का साफ तौर पर नुकसान दिखाई पड़ रहा है, और ये साफ समझा सकता है जिससे बीजेपी का भी नुकसान होगा और नुकसान होगा इससे एनडीए का भी जी। लेकिन ये दूसरी एक ये भी थ्योरी चल रही है कि प्रशांत किशोर बीजेपी के नेताओं पे हमलावर इसलिए ताकि ये दिखाया जा सके कि बीजेपी के सबसे बड़े शत्रु वही हैं और वही सब कुछ खोल रहे हैं और इंडिया अभिनंदन तो कुछ है ही नहीं। जी क्योंकि हाँ। उन्होंने जिस तरीके से बयान भी दिया, मतलब अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से बयान देते थे ठीक उसी तरीके से उन्होंने बयान भी दिया, क्या तेजस्वी कहाँ है, उनसे तो हमारी लड़ाई ही नहीं है, हमारी लड़ाई तो सीधी सीधी एनडीए से है, यही लड़ाई में खुद है वो, तो इसलिए एनडीए पे सीधे सीधे हमलावर हुए हैं। तो ये एक टैक्टिस होती है, चूंकि चुनाव प्रबंधन ही करते रहे अब तक प्रशांत किशोर, तो वो चुनाव प्रबंधन के तरीके से अपना भी चुनाव प्रबंधन अब कर रहे हैं। तो ये एक रणनीति है, ठीक उसी तरीके से समीर जी जैसे दुष्यंत चौटाला हरियाणा विधानसभा के पिछले वाले चुनाव से पहले लगातार गुजराती नेता जो थे, दो गुजरातियों पे बहुत तगड़े से हमलावर थे और ये दिखाने की कोशिश की कि बहुत तगड़े हमलावर हैं। उसका नुकसान ये हुआ कि कांग्रेस सरकार बनाने से चूक गई और एक कहा जाए जो तराजू का पासंग होता है वो बन गए दुष्यंत चौटाला, और फिर जिन गुजरातियों को गाली दे रहे थे उन गुजरातियों के साथ ही मिलकर सरकार में शामिल हो गए। और वो गुजराती भी बड़े महान हैं जो उनको गाली दे रहे थे, सरकार बनाने के लिए उन्होंने गालियां सारी कबूल कर ली। तो ये इसी तरीके की मतलब एक दुष्यंत चौटाला जो है वो बिहार में पैदा कर लिए हैं एक तरीके से आप कह सकते हैं बीजेपी ने। जी बिल्कुल। अब ये किसमें क्या है क्या नहीं, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अब बीजेपी और जेडीयू के मंत्रियों के ऊपर अगर भ्रष्टाचार के इतने आरोप लग रहे हैं और उनका इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि सीधे सीधे नेतृत्व उनको पार्टी, दोनों ही पार्टियां चाहे बीजेपी हो चाहे जेडीयू हो, दोनों प्रोटेक्ट कर रही हैं अपने भ्रष्टाचारी मंत्रियों को, ये साफ जाहिर है। और शायद यही प्रशांत किशोर बताना भी चाह रहे हैं, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के नेता अगर नीतीश कुमार की बात की जाए तो भ्रष्टाचार के आरोपों में उन्होंने अपने 6 मंत्रियों को हटा दिया था और यही कहकर वो आरजेडी के साथ उन्होंने नाता तोड़ा था। लेकिन अब जिस मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं उस पर उनका कोई बयान भी नहीं आ रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं, यानी बिहार की राजनीति बड़ी दिलचस्प होती जा रही है। भले ही अभी वहां चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, ऐलान होने वाला है बहुत जल्दी और हो सकता है कि 4-5 अक्टूबर तक, लेकिन जिस तरीके से वहां की राजनीति बदलती बिगड़ती दिखाई पड़ रही है वो देखना बड़ा दिलचस्प है कि ये मुकाबला कैसे होगा। और सबसे बड़ी बात तो ये कि अभी तक वहां कई आशंकाएं लगातार अभी जताई जा रही हैं कि क्या यही गठबंधन की स्थितियां यही रहेंगी जो अभी दिखाई पड़ रही हैं, या गठबंधन के का जो स्वरूप है उसमें भी कुछ बदलाव होगा। अभी ये आशंकाएं भी अमलेंदु जी चल रही हैं लगातार। हाँ, काफ़ी आशंकाएं चल रही हैं समीर जी कि ये किस तरीके से इसी शक्ल में रहेगा कि नहीं रहेगा जी। एनडीए जो है कौन इससे अलग होगा, क्योंकि आज एक बड़ी खबर और आ रही है कि वो जो राष्ट्रीय लोक पार्टी है, क्या लोक समता पार्टी जो भी है, उपेंद्र कुशवाहा जी, उपेंद्र कुशवाहा जिन पवन सिंह की वजह से हारे चुनाव में, वही पवन सिंह अब उन्हीं की पार्टी से अब विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो ये कहाँ एडजस्ट किए जाएंगे। उधर जो विनोद तावड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के वहाँ के प्रभारी हैं, महाराष्ट्र में बड़े चर्चित हुए थे चुनाव के समय वो कह रहे हैं कि पवन सिंह तो हमेशा से बीजेपी में थे, बीजेपी में ही है, तो हमेशा से ही अगर बीजेपी में थे तो भाई तो आपने एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा को हरवाने के लिए फिर काहे को आपने पवन सिंह को भेज दिया था। तो यानी बीजेपी किस तरीके के षड्यंत्र अपने लोगों के खिलाफ भी रचती है, ये भी इस तरीके से सामने आता है। अगर विनोद तावड़े के बयान को सही समझा जाए कि भाई बीजेपी के ही आदमी थे और बीजेपी के ही आदमी है और बीजेपी में ही है वो अभी तक, अगर ऐसा समझा जाए तो ये देखा जा रहा है समीर जी साफ तौर पे कि बिहार में राजनीति जो है किस तरीके से बदल रही है और किस तरीके से बीजेपी की अंदरूनी चीजें भी बहुत कुछ सामने खुलकर आ रही है। जी बिल्कुल, बीजेपी के अंदरूनी चीजें भी सामने खुलकर आ रही है और राजनीति बहुत दिलचस्प हो रही है और लगातार वहां पर समीकरण बनते बिगड़ते दिखाई पड़ रहे हैं। इधर लद्दाख को लेकर जिस तरीके से वहां पर जो पूर्ण राज्य की
के दर्जे की मांग कर रहे थे और प्रदर्शनकारियों पर जिस तरीके से हिंसा हुई, उसके बाद सोनम वांगचुक जो लीड कर रहे थे उस पूरे आंदोलन को, उनकी गिरफ्तारी हुई। इसको लेकर राजनीति बहुत एक गर्म होती जा रही है और केंद्र सरकार उस मुद्दे पर घिरी नजर आ रही है। लद्दाख में जो वहाँ पर लद्दाख एपेक्स बॉडी है उसके कार्यकर्ताओं ने वहाँ पर प्रदर्शन किया है और एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी का विरोध किया है, सरकार से नाराजगी जताई है और राजनीतिक दलों की ओर से भी कई प्रतिक्रियाएं आ रही हैं यहाँ पर दिल्ली में भी। और इस जो सरकार ने जिस तरीके से सोनम वांगचुक के खिलाफ एनएसए जैसी धाराओं के तहत कार्रवाई की है, उसको लेकर सरकार के फैसले पर, सरकार की नीयत पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। और जब वहाँ पर वायलेंस में वहाँ एक सेना के अधिकारी की भी जान गई है, उसको लेकर भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। उनके पिता ने, जिस सेना के अधिकारी की जान गई है, उनके पिता ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं सुरक्षा बलों के ऊपर, पुलिस कर्मियों के ऊपर कि किस तरीके से वहाँ उस प्रदर्शनकारियों को हैंडल किया गया है। क्या और खबरें अमलेदु जी, उस पर कांग्रेस पार्टी ने भी ट्वीट किया है, उसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन आरोप बहुत गंभीर है। हाँ, आरोप बहुत गंभीर है समीर जी। और आरोप ये है कि वो जो सेना का अधिकारी था जी, और उसने पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ी थी, उसको मोदी सरकार की ने ही जो उसकी जान ले ली, ये आरोप है। और कांग्रेस ने तो खुलकर कहा है कि जिस सैनिक ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ी, मोदी सरकार ने उनकी ही जान ले ली। उनके पिता जो हैं उस सैन्य अधिकारी के, सावांग थारचिन जी, उनके पिता जो हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि उनके बेटे की पूरी बॉडी नीली पड़ी थी, उसे घसीटा गया और लिटाकर गोली मार दी गई। ऐसा तो दुश्मन के साथ भी नहीं किया जाता। और वो खुद सेना में रहे हैं। -35 डिग्री में उन्होंने 5 मुल्कों की जो सीमा है वहाँ पर अपनी सेवाएं दी हैं। और उनका बेटा भी सेना में अफसर था, उसको जो है वो शहीद कर दिया गया। हमारी जो है मतलब और एक बड़ा और गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है, जो कांग्रेस पर में ट्वीट में लिखा भी, हम लोग सुनेंगे भी उनको, कि एसएसपी या कलेक्टर का बेटा होता तो क्या गोली चलती? ये सवाल भी उठाया ये सवाल भी उठाया। हम लोग को ट्वीट जो कांग्रेस ने किया पहले, वो सभी जी ख्याल से पढ़ के बता दिया जाए और दिखा दिया जाए। जी बिल्कुल, कांग्रेस का ट्वीट भी देखते हैं और क्या कहा है उन्होंने स्वांग थारचिन के पिता ने, उसको भी हम सुनवाते हैं। और ये लिखा हुआ है कांग्रेस पार्टी के ट्वीट में कि जिस सैनिक ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ी, मोदी सरकार ने उनकी ही जान ले ली। तास्वांग थारचिन को मोदी सरकार ने गोली मरवा दी क्योंकि वे लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा चाहते थे। तास्वांग के पिता जो खुद सेना में रहे, वो कहते हैं, मेरे बेटे की पूरी बॉडी नीली पड़ी थी, उसे घसीटा गया और लिटाकर गोली मार दी गई। ऐसा तो दुश्मन के साथ भी नहीं किया जाता। एसएसपी या कलेक्टर का बेटा होता तो गोली चलती? नरेंद्र मोदी इन सवालों का जवाब है। ये ट्वीट है कांग्रेस का। सुन लेते हैं जो तसांग थारचिन के पिता हैं, वो क्या कह रहे हैं अपने बेटे की किस तरीके से मौत हुई है उसको लेकर। आरोप लगा रहे हैं थेरचिन के पिता, जो खुद भी सैनिक रहे हैं, और वहाँ किस तरीके से इसको लेकर वहाँ सरकार ने इस पूरे मामले को कैसे हैंडल किया है। आज इसी मामले को लेकर यहाँ पर कई सारे जो बुद्धिजीवी हैं दिल्ली में, वो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव और भी कई यहाँ पर बुद्धिजीवी हैं जो इस मुद्दे पर सरकार क्या कर रही है, किस तरीके से इस लद्दाख जैसे शांत क्षेत्र को वो एक अशांत बनाने की कोशिश कर रही है, ये आरोप लग रहे हैं। उसी मुद्दे पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। और सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी तो बहुत सारे सवाल उठा रही है अमलेदु जी। हाँ, सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी बहुत सवाल उठा रही है। और जिस तरीके से लेह में समीर जी निपटा गया है, जिस तरीके से वो सरकार का फेल्योर भी दिखाता है और ये दिखाता है कि किस तरीके से पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए जनता पर सीधे सीधे गोली भी चलाई जा रही है। ये आरोप विपक्ष लगा रहा है। और राहुल गांधी ने, जो हम लोगों ने अभी जो बैठ सुनवाई शहीद फौजी के पिता की, उनका इसी वीडियो को पोस्ट करते हुए राहुल गांधी ने भी बहुत सख्त टिप्पणी जो है वो सोशल मीडिया एक्स पर की है। जी बिल्कुल, राहुल गांधी ने लिखा है उस पर ट्विटर पर कि पिता फौजी, बेटा भी फौजी, जिनके खून में देशभक्ति बसी है, फिर भी बीजेपी सरकार ने देश के वीर बेटे की गोली मारकर जान ले ली, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लद्दाख और अपने अधिकार के लिए खड़ा था। पिता की दर्द भरी आंखें बस एक सवाल कर रही हैं, क्या आज देश सेवा का यही सिला है? हमारी मांग है कि लद्दाख में हुई इन हत्याओं की निष्पक्ष न्यायिक जांच होनी चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।
मोदी जी, आपने लद्दाख के लोगों को धोखा दिया है, वो अपना हक मांग रहे हैं, संवाद कीजिए, हिंसा और डर की राजनीति बंद कीजिए। ये राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने थेरचिन के पिता की वो बाइट भी लगाई है, जो थोड़ी देर पहले आपने यहाँ पर सुनी है। तो लद्दाख को लेकर भी सरकार घिरी हुई है। आरोप ये लग रहे हैं कि वो जानबूझकर लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं देना चाहती है, छठी अनुसूची में शामिल नहीं करना चाहती है, क्योंकि अगर ऐसा कर लिया गया तो फिर लद्दाख की जो जमीनें हैं, लद्दाख में जिस तरह से बहुत ही रेयर अर्थ मेटल्स मिलने की संभावना जताई जा रही है, उनको सरकार अपने करीबियों को नहीं दे पाएगी। ये आरोप लग रहे हैं और इसकी वजह से सोनम वांगचुक जैसे लोगों को देशद्रोही बताकर उनको एनएसए की धाराओं के तहत जेल में डाल दिया गया है और जहां वहां पर फौज में काम करने वालों को, यानी पूर्व सैनिकों को अपने हकों की मांग की जा रही है, तो उसके लिए उनकी जान ली जा रही है। ये आरोप लगाए जा रहे हैं। बहुत गंभीर मसला है, लेकिन सरकार इसको लेकर घिरी जरूर है, पर सरकार की तरफ से अभी जो मांगे की जा रही हैं वहाँ के इन संगठनों की ओर से, वहाँ के नागरिकों की ओर से, उसको लेकर अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है। हाँ, कोई आश्वासन नहीं मिला। हालांकि कल जो है गृह मंत्रालय ने अपनी विज्ञप्ति रात में जारी की है और कहा है कि वो हम वार्ता के लिए हमेशा तैयार है। लेकिन जो लेह की अपेक्स बॉडी, उसने साफ कह दिया है कि जब तक शांतिपूर्ण हल नहीं निकलता, हम केंद्र सरकार से कोई बातचीत नहीं करेंगे। तो यहाँ बाधा जो है वो केंद्र सरकार ही बन रही है। अगर आप बातचीत करने के लिए तैयार हैं तो 15 दिन जब सोनम वांगचुक बैठे हुए थे अनशन पर, तब सरकार ने बातचीत क्यों नहीं की? आज आप कह रहे हैं कि हम बातचीत करने को तैयार हैं, जब आपने लेह के और लद्दाख के हालात बिगाड़ दिए। गृह मंत्री विफल साबित हुए और गृह मंत्री का इस्तीफा खुद भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जो हैं सुब्रमण्यम स्वामी मांग रहे हैं। तो आप जब वहाँ विफल हो गए तो आप कह रहे हैं कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, बातचीत पहले क्यों नहीं की? सवाल तो ये उठते हैं ना जी। तो ये अब यहाँ पूरी तरीके से देखा जाए तो विफलता जो है वो केंद्र सरकार की। और ये एक चीज और है अभिलेंदु जी, केंद्र सरकार ने कहा था जब उस दिन हिंसा के बाद अपना प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी गृह मंत्रालय की ओर से, तो कहा गया था कि लगातार बैठकें हो रही हैं और 8 अक्टूबर को बैठक बुलाई गई है। लेकिन वहाँ चाहे लेह एपेक्स बॉडी हो, चाहे कारगिल प्रोग्रेसिव अलायंस हो, इन संगठनों का कहना है कि मई के बाद से अब तक कोई बैठक नहीं हुई है। हाँ बिल्कुल, मई के बाद से कोई बैठक नहीं, उनका सबका ये कहना है। और यही बात थी समीर जी कि वहाँ जो सोनम वांगचुक जब बैठे हुए थे तो सोनम वांगचुक भी यही कह रहे थे कि भाई आपने कोई बातचीत ही नहीं की है और आप हमारी बात सुनते ही नहीं हो, हमको आप देशद्रोही ठहरा देते हैं। यानी चीन हमारी सीमा में घुस आया है, अतिक्रमण कर रहा है, यहाँ का जो पर्यावरण है वो बिगाड़ा जा रहा है, जैव विविधता यहाँ की बिगाड़ी जा रही है। और हम जब ये बात करें तो आप हमको ही देशद्रोही ठहरा दे रहे हैं। और सोनम वांगचुक को लेकर तो समीर जी बहुत सारी बातें। सोनम वांगचुक तो सेना के लिए वो बिना गैस और बिना बिजली के चलने वाला टेंट बना रहे थे जिसमें ठंडे में गर्मी रहे जी, वो सब के था। तो ये सारी चीजें कर रहे थे, तो आपने उसको देशद्रोही ठहरा दिया। आपके ही उपराष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व अध्यक्ष रहे एम वेंकैया नायडू, वो सोनम वांगचुक को दिल्ली में पुरस्कृत कर रहे थे। हम लोगों ने दिखाया भी था वो किस तरीके से चित्र था। तो ये सारी बातें, तो अब आज सोनम वांगचुक आपके लिए देशद्रोही हो गए। चलिए सोनम वांगचुक देशद्रोही तो क्या पूरा लद्दाख देशद्रोही हो गया? अगर सोनम वांगचुक देशद्रोही हैं, हमने मान ली सरकार की बात कि सोनम वांगचुक देशद्रोही हैं, तो क्या पूरा लद्दाख देशद्रोही हो गया? आपका जो सांसद आपको चिट्ठी लिख रहा है वो भी देशद्रोही हो गया? जी। तो ये तो बीजेपी को सवालों को जवाब देना चाहिए ना। तो ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि मामला जो है बहुत ज़्यादा खराब है और लद्दाख के मामले में भी ये सब सफल साबित नहीं हुए। और जैसा कि हम लोगों ने सभी चर्चा की थी कि भारतीय जनता पार्टी के ही जो समर्थक समझे जाते हैं मेजर जनरल GD बख्शी, और उन्होंने बहुत मार्के की बात कही थी कि ये सीमावर्ती राज्य को इतना अस्थिर नहीं करना चाहिए। और समीर जी, ये साफ तौर पर समझा जा रहा है, विपक्ष के साफ तौर पर आरोप है कि जो सीमावर्ती राज्य हैं उनके प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने और प्रधानमंत्री के मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए इन राज्यों में शांति व्यवस्था खराब की जा रही है, यहाँ अशांति पैदा की जा रही है, और ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जी बिल्कुल, इस तरीके से कि वहाँ अशांति पैदा करने के पीछे भी बीजेपी है, ये आरोप लग रहे हैं। और वहाँ किस तरीके से लेह में जो कुछ हुआ है, पूरा लद्दाख इस समय वहाँ पर लोग अपने पूर्ण राज्य की मांग कर रहे हैं, उन मांगों को लेकर वहाँ पर जब प्रदर्शन हुए तो किस तरीके से वहाँ पर गोली चलाई गई और उस पर सरकार घिरी नजर आ रही है। सरकार घिरी नजर आ रही है दूसरे राज्यों में भी, और किस तरीके से चाहे वो सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग हों, सरकार के खिलाफ सरकार से सवाल पूछने वाले लोग हों, या सरकार से सवाल पूछने वाली रिपोर्ट की जा रही हो, ऐसे पत्रकारों के साथ भी क्या कुछ हो रहा है। एक ताज़ा तरीन उदाहरण मिला
मिला है उत्तराखंड में, जहां सरकार के वहां पर भ्रष्टाचार की एक उसका पर्दाफाश करते हुए रिपोर्ट करने के लिए एक पत्रकार की जान ले ली गई। किन लोगों ने जान ली है अभी तक कुछ पता नहीं चला है, लेकिन पत्रकार ने, राजीव प्रताप नाम के पत्रकार वहां पर पहले से ही भ्रष्टाचार के खिलाफ वो तमाम खबरें लिख रहे थे, वीडियो पोस्ट कर रहे थे और अपने उनको उनकी जान को खतरा है इस बात की आशंका उन्होंने जताई थी वीडियो पोस्ट करके। लेकिन अचानक एक दिन उनकी बॉडी जो है वो मिलती है और वहाँ पर किस तरीके से, तो ये दिखा रहा है कि कैसे सरकारें काम कर रही हैं और भ्रष्टाचार की चीज़ों को, भ्रष्टाचार की गतिविधियों को उजागर करने पर किस तरीके से उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है पत्रकार को भी, और या फिर कोई उस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं तो लोगों को किस तरह से उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बहुत हैरान करने वाली घटना है अमरेंदु जी, उत्तराखंड की राजीव प्रताप की, जिस तरीके से वहाँ उनकी जान ली गई है। सरकार को पता भी नहीं, कानून व्यवस्था का भी नहीं कि एक व्यक्ति जो पहले ही अपनी हत्या की आशंका जता रहा है उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाई सरकार। बिल्कुल समीर जी, जो अपने पहले से आशंका जता रहा है उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, और प्रोटेक्ट करने की बात छोड़िए, अब देखा यह जा रहा है समीर जी कि भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की शासित सरकारों में संस्थागत शिष्टाचार का रूप लेता जा रहा है। और उस संस्थागत शिष्टाचार के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो उसका हाल वही होता है जो राजीव प्रताप का किया गया है जी। ये आरोप साफ तौर पर लग रहे हैं। हम लोग देखा कि मध्य प्रदेश का, चाहे वो व्यापम का मामला हो, हाँ। चाहे उत्तर प्रदेश से लेकर और राजस्थान तक और बिहार तक, सब जगह जो है पेपर लीक के मामले हों, उत्तराखंड तक पेपर लीक के मामले हों, इसी तरीके की चीजें सामने में आ रही हैं। व्यापम के मामले में तो 50 से ज्यादा जो थी वो जाने ली रही, उसमें पत्रकार भी शामिल था, एक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ चैनल बताने वाले चैनल का जो संवाददाता था वो भी उसमें शामिल था। तो ये इस तरह की चीजें सामने देखने को आ रही हैं। सुप्रिया श्रीनेत जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी ये राजीव प्रताप के मसले को लेकर जो है ट्वीट किया है। जी हाँ, उन्होंने लिखा हुआ है सुप्रिया श्रीनेत ने कि उत्तराखंड में लगातार भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने वाले पत्रकार राजीव प्रताप कुछ दिनों से गायब थे। अब उनका शव जोशियाड़ा बैराज में मिला है। उनकी पत्नी का आरोप है कि हाल ही में उत्तरकाशी जिला अस्पताल की बदहाली पर रिपोर्ट के बाद से धमकियां मिल रही थी। क्या है सच बोलने की कीमत, ये उन्होंने, और ये पत्र उनकी तस्वीर जो है पोस्ट की है सुप्रिया श्रीनेत ने अपने इस ट्वीट में। राजीव प्रताप की जो पत्रकार जो उत्तरकाशी जिले में वहाँ के जिला अस्पताल की बदहाली को लेकर रिपोर्ट कर रहे थे। अस्पतालों की बदहाली कोई नई बात नहीं है, लेकिन अगर उसकी बदहाली की रिपोर्टिंग की जाएगी तो उसका क्या हाल होगा, ये दिखा रहा है राजीव प्रताप का मामला। और राजीव प्रताप की पत्नी ने उनकी हत्या की आशंका जताई थी। गायब थे पिछले कई दिनों से और अचानक फिर उनकी लाश मिलती है। हाँ बिल्कुल समझिए, अचानक से उनकी लाश मिलती है और इसको लेकर आप एक तरीके से देखिए कि जो अभी तक जो है उस पर कुछ कार्रवाई देखने को मिल नहीं रही है जी। और ये मसला जो है वो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि किस तरीके का है ये, और सरकारें किस तरीके से, भारतीय जनता पार्टी की शासित सरकारें जो हैं वो किस तरीके से काम करती हुई दिखाई पड़ती हैं और भ्रष्टाचार किस तरीके से उनके लिए अब कोई मसला नहीं रह गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही भाषण देते रहेंगे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन अब वो खाते हैं कि नहीं खाते हैं ये तो पता नहीं, लेकिन पूरे देश में जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ जबरदस्त तरीके से खाने भी दिया जा रहा है और उन्हीं के आदमी प्रशांत किशोर वो बीजेपी के नेताओं के ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं। इसमें हम क्या कह सकते हैं, बीच में 30 से हम बोलने वाले कौन होते हैं, उनका आपस का मसला है समीर जी, तो ये देखा जाता है। लेकिन जिस तरीके से समीर जी ये चर्चा हो रही है कि प्राकृतिक संसाधनों को लूटने की जो चल रही है, और ये आरोप भी लगे कि जो अभी उनका एक वक्तव्य आया अपने जो गृह मंत्री साहब है कि नक्सल मुक्त भारत जो है, इसको लेकर जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा, उन्होंने बड़े गंभीर सवाल उठाए हैं जी। एक तो ये कि ये नक्सल मुक्त भारत क्या होता है, भाई अगर नक्सली हैं और अगर वो कुछ बात कर रहे हैं, अब आप कहने के लद्दाख में हम लेह में बात करने को तैयार हैं, तो आप नक्सलियों की बातों पर बात करने को तैयार क्यों नहीं है? भाई अगर कोई आतंकवादी होते बाहर के तो आप उनसे बात मत कीजिए, पाकिस्तान के मसले पे बिल्कुल पूरा देश आपके साथ है, लेकिन अगर देश के अंदर ही कुछ चीजें हैं तो आप उनसे बात करने को तैयार क्यों नहीं है? ये सवाल जो उन्होंने उठाए हैं। हालांकि नक्सली भी जो है वो अच्छे नहीं है, ऐसा नहीं कि नक्सली बहुत अच्छे हैं,
लेकिन जो अगर किन्हीं मुद्दों पर कुछ बातचीत है तो बातचीत से के जरिए रास्ता क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आप तो देश के अंदर आतंकवादियों से भी बात कर रहे हैं, आपने नागालैंड में आतंकवादियों से बातचीत की, समझौता किया उनसे, तो नक्सलियों से असंतुष्ट ग्रुप हैं, हाँ, वो क्यों असंतुष्ट हैं, ये बात, उनकी असंतुष्टि का निदान तो सरकार को ही करना है। हाँ। तो ये जिम्मेदारी तो सरकार ठीक है कि वो हिंसा का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं तो गलत है, लेकिन उनका रास्ता गलत हो सकता है, लेकिन क्या उनकी मांगे भी गलत है? हाँ, और गलत है तो आप उनको कन्विंस करिए कि आप सही गलत है कि सही है। बिल्कुल। अब अगर मान लीजिए आज समीर जी असम में जबरदस्त आंदोलन हो रहा है, हाँ। आदिवासियों का, वो मांग करने की वहाँ जो है जनजाति में उनको लाया जाए और छठा शेड्यूल वहाँ लागू किया जाए। हाँ। लेह और लद्दाख में क्या था, यही तो मसला था कि छठी अनुसूची में लाया जाए, छठी अनुसूची में लाया जाए, ये वायदा आपने किया था, तो आप अपना वायदा क्यों नहीं निभा रहे हैं? अब आप वहाँ गोली चलवा रहे हैं नागरिकों की, आप जानने ले रहे हैं, फिर आप बता रहे हैं कि सोनम वांगचुक जो है वो देशद्रोही है। तो जो वायदे आपने किए थे, चाहे जो नीतियां हैं, जनता की मांगे, आप उसको बात करने को तैयार क्यों नहीं? संभालिए। तो हम सुन सकते हैं कि डी राजा को सुनते हैं, सीपीआई के महासचिव क्या कह रहे हैं नक्सलियों को लेकर और सरकार जिस तरह से उन पर कार्रवाई कर रही है उसको लेकर। उनका सीधे तौर पर कहना है कि नक्सलियों से, जो नक्सली है उनसे बात की जानी चाहिए कि आखिर इसका क्या रास्ता निकल सकता है। सुनते हैं डी राजा कह रहे हैं कि नक्सलियों की बातों को सरकार सुने, उनकी जो पेशकश है वो सरकार स्वीकार करे। ये नक्सल मुक्त भारत क्या है? पहले तो वे कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, कांग्रेस मुक्त भारत का क्या हुआ? कल वे कम्युनिस्ट मुक्त भारत की बात करेंगे। अगर बीजेपी और आरएसएस मिलकर सत्ता में रहे तो भारत का भविष्य साम्राज्यवादी होगा। अगर हम भारत को बचाना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं, तो हमें बीजेपी और आरएसएस को सत्ता से हटा देना चाहिए। जो डी राजा यही बात कह रहे हैं, अंग्रेजी में उन्होंने कही थी, उसका लबोलुआब यही है कि वो कह रहे हैं कि आखिर ये नक्सल मुक्त भारत क्या होता है। आप उनको मुक्त करने की बात, ये खुद ही आप हिंसा की बात को बढ़ावा दे रहे हैं। गृह मंत्री इस बात को कह रहे हैं, ये ठीक नहीं है। उनकी बातें, उनकी तरफ से जो कुछ ऑफर्स आ रहे हैं, बातचीत की पेशकश है, वो स्वीकार की जानी चाहिए। हाँ बिल्कुल, बातचीत की पेशकश स्वीकार की जानी चाहिए। और देश में कहीं भी अगर कोई मांग उठ रही है जी, चाहे कोई भी मांग उठा रहा है, तो उससे बात करना सरकार का दायित्व है। सरकार को बातचीत करनी होती है। सरकार जो है वो जनता पर शासन करने के लिए नहीं है। हाँ। आप जनता के प्रतिनिधि हैं। सरकार जो चुनी गई है वो जनता ने अपना प्रतिनिधि चुना है। तो आप अपने ऊपर, लेकिन आप जो खुद को राजा समझ बैठे, जो सेंगोल स्थापित किया गया, तो सेंगोल यही स्थापित करने की कोशिश है कि साहब हम तो राजा हो गए हैं। तो आप राजा नहीं है, मोदी जी राजा नहीं है, मोदी जी जनता के नौकर हैं। जनता ने चुनकर भेजा है, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक, कोई भी जनता का नौकर है जी। और चाहे अधिकारी हो कोई भी, वो भी जनता के नौकर है, इसलिए पब्लिक सर्वेंट कहा जाता है। तो जनता के नौकर है, तो जनता की बात सुननी ही पड़ेगी, और जनता की बातें सुनने के लिए ही सरकार है जी। तो ये सारी चीजें इधर समीर जी, और ये एक चीज और भी कर दें कि जो कहा है डी राजा ने कि अगर बीजेपी और आरएसएस मिलकर सत्ता में रहे तो भारत का भविष्य साम्राज्यवादी होगा। अब आरएसएस किस तरीके से यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी, उनके परिवार में भी किस तरह से फ्रैक्शन लाने की कोशिश हो रही है, वो भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन बात आगे बढ़ाते हैं उत्तर प्रदेश की। हाँ, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं और कई बार मंत्री रहे जी, कई बार विधायक रहे, एक चुनाव हारे हैं, वो सांसद भी रहे, सांसद भी है। तो मोहम्मद आजम खान वो रिहा हो गए। और उसके बाद हमारा जो ये तथाकथित मुख्य धारा का मीडिया है, आजम खान तो कह रहे थे कि जेल में उनके पास फोन भी नहीं था। उसमें जो अंधी कोठरी कहलाती है उसमें उनको रखा गया था। उनकी किसी से बातचीत नहीं होती थी, वो नंबर भी सबके भूल चुके हैं, केवल अपनी पत्नी का नंबर याद है, उनसे भी बातचीत नहीं होती थी। उसके बावजूद उनके जेल से निकलने से पहले ही यहाँ चलाया जा रहा था कि वो पीएसपी में शामिल होने जा रहे हैं। अरे सीधे कहते थे बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। पीएसपी में शामिल होने का मतलब बीजेपी में आप पिछले दरवाजे से शामिल हो रहे हैं, तो कह रहे थे सीधे बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो ये बताने की कोशिश की गई। उन आजम खान ने अपनी बात जो है वो रखी है। आजम खान को हम लोग सुन सकते हैं जी, बिल्कुल। तो सुनते हैं, अभी पिछले दिनों जेल से बाहर आए हैं, करीब 2 साल तक जेल में रहे, उसके बाद जमानत मिली, कई मामलों में जमानत मिली, उनके ऊपर दर्जनों की संख्या में केस लगाए गए थे, उनमें सभी में जब उनको जमानत मिली तो वो बाहर आए। उसके बाद फिर उन्होंने क्या कहा है सुन लेते हैं। करीब 2 साल तक जेल में रहे, उसके बाद आए, और ये जो चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो ये कहा गया कि उनको खाने में स्लो पॉइजन, धीमा जहर दिया जा रहा था, जिस तरीके से मुख्तार अंसारी को जेल में दिया जा रहा था। उन्होंने तो, उनके परिवार वालों ने सीधे तौर पर आरोप लगाए। लेकिन
आजम खान का कहना है कि हमने ऐसा नहीं कहा था, लेकिन मैं उस घटना के बाद सतर्क जरूर हो गया था। हाँ बिल्कुल, ये कह रहे हैं जी। कि सतर्क जरूर हो गए थे। तो ये आजम खान ने अपनी बात रखी, वो हमने सुन लिया समीर जी। और आजम खान को लेकर ही सुरेंद्र राजपूत जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी कुछ बात कही, तो वो भी हम लोग सुन लेते हैं। फिर आर.एस. गवई जो जो अपने पी.आर. गवई हैं, जी हाँ। इनकी माताजी वाला जो मसला है आरएसएस से जुड़ा हुआ, उस पर भी चर्चा कर। जी बिल्कुल, सुनते हैं सुरेंद्र राजपूत क्या कह रहे हैं। आजम खान को जब जेल में थे उस दौरान उनके साथ क्या हुआ उसके बारे में खबरें आ रही हैं कि वहां पर के आजम खान को स्लो पॉइजन दिया गया। हालांकि आजम खान खुद ही कह रहे हैं कि ऐसा उनको पता नहीं है, लेकिन मुख्तार अंसारी की घटना के बाद वो सतर्क हो गए। लेकिन कई सारे सवाल उठा रहे हैं सुरेंद्र राजपूत कि ऐसे बहुत सारी घटनाएं जेल के अंदर, यानी जेल के अंदर भी लोग सुरक्षित नहीं है। ये दिखा रहा है कि किस तरीके से सरकार और प्रशासन काम कर रहा है। खैर, आते हैं अगली खबर पर, जो बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। और खबर ये आई कि 5 अक्टूबर को आरएसएस के जो शताब्दी समारोह है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की माता जी को मुख्य अतिथि बनाकर बुलाया जा रहा है। उनकी तरफ से हालांकि ये खंडन आया है उनकी माताजी की तरफ से, लेकिन बी.आर. गवई के एक भाई हैं, उन्होंने कहा है कि हाँ ये खबर सही है और उनकी माताजी उस कार्यक्रम में जाएंगी भी। अमले हिंदू जी, क्या है पूरा मामला उनका? और जो उनके भाई हैं वो ये कह रहे हैं कि उनकी माताजी का कोई पत्र इस तरह का नहीं आया है जिसमें उन्होंने कहा हो कि वो उस कार्यक्रम में नहीं जाएंगी। हाँ समझिए, असल में इसको लेकर एक मराठी का अखबार है, उसने एक खबर छापी और उसने एक जो था वो हस्तलिखित पत्र जो है वो भी जारी किया कि उनकी माताजी ने कहा है कि वो आरएसएस के उसमें नहीं जाएंगी और जो दशहरा है वो अच्छा त्यौहार नहीं है। इस तरीके का एक पत्र छपा। अब वो सोशल मीडिया और चूंकि खुद को अम्बेडकरवादी बताती हैं कमलताई, खुद को अम्बेडकरवादी बताती हैं, और वो इसको लेकर उन्होंने ये बात कही। और जस्टिस गवई जो हैं, उनके पिता जो थे बी.आर. गवई, वो बिहार के राज्यपाल भी रहे, कांग्रेस के बड़े नेता थे और उनकी अपनी पार्टी भी थी पहले तो। और एक समय में जो अम्बेडकरवादी जो धड़े थे, उनके बी.आर. गवई जो थे वो बड़े नेता उस समय महाराष्ट्र के हुआ करते थे। उसके बाद फिर उन्होंने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर लिया था। और ये जो इस समय रामदास अठावले हैं, ये उनके सहयोगी हुआ करते थे। बी.आर. गवई जो थे, वो बी.आर. गवई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नज़दीकी भी थे। और जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, तो वहाँ जो दीक्षा भूमि है उसका निर्माण कराने में भी उनकी बड़ी भूमिका थी बी.आर. गवई की। तो हालांकि वो भी 1981 में बताया था कि साहब आरएसएस के कार्यक्रम में जा चुके थे। लेकिन इधर जिस तरीके से जस्टिस गवई की जो है वो नज़दीकियाँ देखने को मिली सरकार के साथ, और उनके एक भांजे या भतीजे जो हैं उनको जिस तरीके से महाराष्ट्र हाई कोर्ट में जज बनाया गया, उसके बाद फिर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठे। एक तो जस्टिस गवई जो थे वो एक ही चार्टर्ड प्लेन से 2 मंत्रियों के साथ जो थे वो अरुणाचल प्रदेश गए, तो उसको लेकर सवाल उठे कि भाई आपको जाना था तो आप अलग से भी जा सकते थे, मंत्रियों के साथ ही आप क्यों गए? उसके बाद फिर आप बीकानेर में ऊंट पर घूमते हुए आप नजर आए मंत्रियों के साथ। तो भाई ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। अगर जस्टिस चंद्रचूड़ की निंदा इस बात के लिए हो सकती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके घर पहुंच गए थे गणेश उत्सव पर पूजा में शामिल होने के लिए, और आज तक उसकी निंदा हो रही है। उनके जो फैसले आए उनको उसी आलोक में फिर देखा जा रहा है कि किस तरीके से हुए। और जस्टिस चंद्रचूड़ ने तो खैर खुद ही अपनी इतनी शिक्षा लेकर करा ली है, कुछ पूछिए मत। लेकिन मौजूदा सीजेआई अगर इस तरीके से जाएंगे तो इसको लेकर सवाल उठेंगे। लेकिन अब जो आरएसएस ने जिस तरीके से भेजा पत्र, समीर जी उनको आमंत्रित किया, इसको लेकर ये समझा जा सकता है कि शायद परिवार के अंदर कोई फूट पिलवाने की कोशिश की। क्योंकि उनकी माँ जो उनका वो पत्र अगर सही है तो वो पूरा एकदम अम्बेडकरवादी उससे रंगा बसा है। और जिस तरीके से जस्टिस गवई के पिताजी की जो मैंने पारिवारिक वही है, उसी के अनुरूप जो है उनका वो पत्र है। लेकिन जिस तरीके से उनके भाई जो है, एक आरपीआई का एक धड़ा है, उसके वो अध्यक्ष भी हैं और पेशे से चिकित्सक भी हैं, एडवोकेट भी हैं, तो वो जिस तरह की बात कर रहे हैं, हालांकि वो भी कह रहे हैं कि उनकी अपनी माँ से बातचीत नहीं हुई है और वो किसी का फोन नहीं उठा रही है, ये भी उनका कहना है। और वो हम लोग सुन भी लेंगे उनका क्या कहना है भाई उनका। तो वो भी कह रहे हैं कि मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता कि ये पत्र उनका नहीं है।
तो अगर ये जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो भाषणबाजी करने की जरूरत क्या है? साहब वो व्यक्तिगत कार्यक्रम में जा रही हैं और ऐसा नहीं है और वैसा नहीं है। हाँ। तो ये इसको लेकर बहुत सावधान है, लेकिन जिस तरीके से वो पत्र आया है सामने उससे हिसाब रखता है कि आरएसएस का एजेंडा जो था वो ये दिखाने का कि साहब देखिए सीजेआई के जो माँ हैं वो हमारे कार्यक्रम में आ रही हैं, तो यानी एक तरीके से ये जनता के बीच संदेश देने का जो एजेंडा था कि देखो जस्टिस गवई जो हैं वो आरएसएस से मिल चुके हैं, ये एजेंडा था। जी बिल्कुल, जो प्रणब मुखर्जी को हाँ, बुलाया गया ये बुलाया गया, तो इसी तरीके से ये एजेंडा था। अगर ये पत्र सही है तो फिर जस्टिस गवई की माता जी ने आरएसएस के इस एजेंडे को ध्वस्त कर दिया, ये समझा सकता है। तो उनके भाई को भी सुन लेते हैं, उन्होंने कहा क्या है कि उनकी माता जी वहां पर उस कार्यक्रम में जा रही हैं, नहीं जा रही हैं, किसने इनवाइट किया है। क्योंकि उनकी माता जी जो कमलताई है उनका जो पत्र वायरल हो रहा है, हालांकि उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है और हम भी पुष्टि नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो पत्र ये कह रहा है और जिस तरीके से उसमें ये बात जरूर स्पष्ट हो रही है कि उसको देखते हुए कि उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि जिस तरह से है वो उनके विचार उस पत्र में दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन जस्टिस गवई के भाई वो मना कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि उनकी माताजी इनवाइटेड हैं वहां पर और उस कार्यक्रम में जाएंगी। सुन लेते हैं पहले क्या कह रहे हैं जस्टिस गवई के भाई। रहे हैं और ये कह भी रहे हैं कि उनको बुलाया गया है, लेकिन उनकी माताजी की तरफ से एक पत्र वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रही हैं कि वो उसमें किसी कार्यक्रम में नहीं जाएंगी। खैर ये अलग बात है, लेकिन जस्टिस गवई की माताजी को बुलाने के पीछे मकसद यही है जिस मकसद से प्रणब मुखर्जी को बुलाया गया या और तमाम ऐसे नेताओं को जो आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हुए नहीं होते हैं, ताकि अपने को एक दिखाया जा सके कि हमको यहाँ से भी एक रिकॉग्निशन हमको यहाँ नेताओं की तरफ से यहाँ से भी रिकॉग्निशन है और ये बताया जा सके कि हम राजनीतिक संगठन नहीं है, हम तो सांस्कृतिक संगठन। हमारे सबसे संगीत कहते हैं ना, किसी भी आप आरएसएस बात कीजिए, कितने भारतीय जनता पार्टी से हमारा कोई लेना नहीं है। हमारे तो स्वयंसेवक सब जगह होते हैं, हर पार्टी में होते हैं, ये बात सही भी है, हर पार्टी में होती है। कांग्रेस में भी बहुत सारे हैं स्वयंसेवक। अब राहुल गांधी को जो है जान से मारने की बात कर रहा है बीजेपी का एक प्रवक्ता, और बहुत से स्वयंसेवक जो कांग्रेस के अंदर है वो अभी तक कुछ बोले ही नहीं है, तो ये भी है, तो उन स्वयंसेवकों पे नजर रखती है, तो ठीक है। लेकिन ये प्रयास जो है यही है, ये दिखाने के लिए कि हमें हर तरफ से मान्यता मिलती है, और फिर उसके बाद फिर आज ये कर दिया जाएगा, उसके फिर 10 साल के बाद जो है फिर वो निकलेगा वहां से, फिर दुष्प्रचार तंत्र जो है, दुष्प्रचारक जो फिर निकलेंगे उसके और जगह जाके बताएंगे देखिए ये भी आए थे, ये भी आए थे, ये भी आए थे, ये भी आए थे। अब बता देते हैं पंडित नेहरू भी आए थे, दुष्प्रचारक ये भी बताते हैं कि पंडित नेहरू भी संघ की शाखा में गए थे, इनके पंडित नेहरू संघ की शाखा में नहीं गए थे, वो जो थे वो राष्ट्र जो उनका राष्ट्र सेवा दल है उसके उसमें थे, उसको चित्र को लेकर बताते हैं कि देखिए आरएसएस के उसमें गए थे। तो ये दुष्प्रचारक जो है क्या क्या दुष्प्रचार करेंगे बोलो। लेकिन अब एक बड़े मजे की बात है सभी, अरुण गोविल जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है मेरठ से, उन्होंने एक ट्वीट किया, उस ट्वीट के जवाब में जो पवन खेड़ा ने ट्वीट किया, चलते चलते मुझे लगता है कि वो आज उसकी बड़ी अच्छी टिप्पणी है, वो हम उसकी भी चर्चा कर ली जाए और देखते हैं उस ट्वीट को हम स्क्रीन पर अपने देखते हैं। पवन खेड़ा ने अरुण गोविल को, मेरठ से बीजेपी के सांसद हैं, अभिनेता रहे हैं और काफी चर्चा में रहे हैं, उन्होंने अरुण गोविल ने जो ट्वीट किया है कि संघ शताब्दी वर्ष शुरू होने से पहले 1 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आरएसएस पर सिक्का और डाक टिकट जारी करेंगे। दिल्ली के अंबेडकर भवन में ये आयोजन होगा जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के साथ आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले जी भी उपस्थित रहेंगे। 2 अक्टूबर को विजयादशमी के दिन से नागपुर में संघ शताब्दी वर्ष समारोह शुरू होगा। उनके इसी ट्वीट को एक लाइन का रीट्वीट करते हुए पवन खेड़ा ने लिखा है, 2 अक्टूबर को एक खोटा सिक्का जारी किया जाएगा। अब इसका क्या मतलब है पवन खेड़ा का, अब ये समझने वाली बात है, हम भी समझते रहे और आप भी समझते रहिए, लेकिन किस तरीके से उनके ट्वीट को उन्होंने बताया कि एक खोटा सिक्का जारी किया जाएगा, क्योंकि आरएसएस को लेकर बहुत सारी जो बातें हैं उस पर प्रतिबंध भी लगे हैं कई सारे चीज़ों के लिए। अभी जब ताज़ा तरीन जिसका जिक्र अभी अमलेंदु जी कर रहे थे कि राहुल गांधी पर जो उनको जान से मारने की धमकी लाइव डिबेट में दी है केरल में वहाँ के एबीवीपी के नेता ने, उसको लेकर भी जो प्रतिक्रियाएं आई हैं वो यही है कि आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा यही है। तो कई सारी जो राजनीतिक हत्याओं की घटनाओं से भी आरएसएस को जोड़ा गया है
उसी वजह से कह रहे हैं पवन खेड़ा कि 2 अक्टूबर को एक खोटा सिक्का जारी किया जाएगा। अमलेंदु जी, याद है कि जब अभी चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले, मोहन भागवत जो आरएसएस प्रमुख हैं, उन्होंने कहा था कि हम अपना शताब्दी समारोह मनाएंगे नहीं। शायद उस समय उनको पता था कि सरकार बनने वाली नहीं है, जब नहीं बनेगी तो हम क्या ही मनाएंगे, लेकिन अब वो मना रहे हैं। अब नहीं उनका बयान आ रहा है कि हम नहीं मनाएंगे। हाँ, तो ये समझा जा सकता है कितना सत्य बोलते हैं जी। स्वयं सेवकों के प्रमुख जो हैं वो कितना सत्य बोलते हैं, समझा जा सकता है। जी। साल भर आप पहले कह रहे थे कि अपना 100वां शताब्दी वर्ष नहीं मनाएंगे, आप 100वां शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। जी। तो बहरहाल अब मनाइए, चमत मनाइए, हमको क्या लेना देना, आप अपना काम देखिए, ठीक है। लेकिन ये जो जिस तरीके से आरएसएस के ऊपर आरोप लगते रहते हैं कि षड्यंत्र रचने में बड़े माहिर होते हैं, तो ये जस्टिस गवई की माता जी को निमंत्रण देना एक षड्यंत्र की तरफ इशारा तो निश्चित तौर पर करता है। जी बिल्कुल, एक इशारा कर रहा है, और किस तरीके से वो अब एक उनके परिवार में ही विवाद की स्थिति दिखाई पड़ रही है। खैर, आज जो बड़ी खबर है वो ये कि जो सूची है एसआईआर के बाद जो मतदाता सूची तैयार हुई है बिहार की, वो जारी होने वाली है और 3 बजे उस सूची को जारी किया जाएगा।